बहुत दूर से चलकर आए हैं। पहले पोरबंदर से राजकोट गए, फिर राजकोट से फ्लाइट पकड़ी दिल्ली गए, फिर दिल्ली से यहाँ आए। बहुत लंबा सफ़र तय किया है इस 4 सदस्यीय टीम ने। तो इनके एक एक आशीर्वचन को हम ध्यान से सुनेंगे भी, नोट भी करेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। एक बार एक गांव में युगल रहता था, पति पत्नी दोनों। उसने एक तोता पाला। बचपन से कहानियां सुनने की तो हमें आदत है। तो वो तोते की खासियत ये थी कि वो बहुत मीठा था और जो भी आप बोलो वो सामने बोलता था। सीताराम भी कहता था, राम राम भी कहता था, ओम शांति बोलो तो ओम शांति भी वो करता था। बाबा के आशीर्वचन भी आप उनको बोल दो तो सामने रिपीट कर देता था। तो ताराम नल के ऊपर मत बैठना जो भी आप बोलो वो बोलता था। सुख दो सुख लो तो बोलता सुख दो सुख लो। तो उनको युगल को ये तोता इतना पसंद आ गया कि मरते दम तक तोता को तो नहीं छोड़ेंगे। अभी कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, उनकी फितरत क्या है? आज़ाद रहना। हम मनुष्य की फितरत क्या है? आज़ाद रहना, स्वतंत्र रहना, अपने मन के मालिक रहना। लेकिन कई बार सोने के पिंजरे में फंस जाते हैं अपनी ही मीठेपन के कारण। तो ऐसे ही तोते की हालत बहुत बदतर से बदतर होती जा रही थी। पूरा दिन पिंजरे में रहना, उनको खाना पीना भी तैयार मिल जाता था, तीखी तीखी मिर्चें भी उनको मिलती थी, मीठे फल भी मिलते थे, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। और युगल को इतना प्यारा था कि वो सुबह उठते ही पहले तोते का दर्शन करते थे और रात को सोने से पहले भी उनसे बातें करके सोते थे। इतना लगाव उनको उन पक्षी के प्रति हो गया था, आसक्ति हो गई थी। अभी वो तो सोचने लगा कि अभी हमारा तो पूरा जीवन इसमें ही जाएगा, बंधन मुक्त नहीं हो पाऊंगा मैं, सोने का पिंजरा है। एक बार तोता सुबह 2:30 बजे उठ गया, अमृत वेले बाबा को गुड मॉर्निंग किया। और बाबा हैं वो लिबरेटर हैं, सबको बंधन से छुड़ाते हैं। बाबा से मीठी मीठी बातें करने लगा कि बाबा आप तो मुक्ति दाता हो, आप तो जीवन मुक्ति दाता हो। मुझ जैसे एक लाचार पक्षी को इस पिंजरे में बिठाकर मैं तो कमज़ोर दिन ब दिन होता जा रहा हूँ। भले मेवा मिष्ठान मिठाइयाँ सब कुछ जो भी मांगता हूँ उनसे पहले मिल जाती है, लेकिन ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा है। आपने इतने सारे ब्राह्मण आत्माओं को मुक्त किया है तो मुझे भी मुक्त कर दो। बाबा ने उनकी सुन ली और बाबा ने उनकी बुद्धि में टच कराया आइडिया। सारा खेल क्या है? आइडिया का तो है ही। एब्सेंस ऑफ आइडिया मीन्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ आइडियाज़। आप कहते हैं ये कैसे कर पाएंगे, भोजन में बदलाव कैसे ले पाएंगे, रेसिपी कैसे करेंगे? तो एब्सेंस ऑफ आइडिया मीन्स प्रॉब्लम। यहाँ सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आइडियाज़ खुद ब खुद अंदर से जागृत होने लगेंगे। दूसरों के दिए गए आइडियाज़ के ऊपर हम पूरा जीवन नहीं चल सकते। 4-5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ठीक है, लेकिन एनिमा लेते रहेंगे, इंट्यूशन पावर बढ़ता जाएगा, आइडियाज़ नए नए आते जाएंगे। और अपने बल पर जो खड़ा होता है ना, वो गिरता नहीं। दूसरों के बल के ऊपर, दूसरों के सपोर्ट के आधार के ऊपर लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसलिए अपने बल पर उठने के लिए तो हमें परमात्मा से अपनी तरफ से ही योग लगाना पड़ेगा।
और परमात्मा इतने सुंदर सुंदर आइडियाज़ देते हैं। आपने सभी ने अपने जीवन में ये सुंदर अनुभव किए ही होंगे कि कितनी मुसीबतों में, कितनी समस्याओं में सुंदर सुंदर एक विचार ही आना काफ़ी हो जाता है। एक विचार से ही मन पूरा प्रफुल्लित हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो योग से 1 सेकंड में कहते हैं कि जन्मों की जो व्याधि हैं वो चली जाती हैं। तो तोता ने भी ऐसा कुछ मेडिटेशन किया सुबह सुबह। मेडिटेशन मीन्स परमात्मा से बातचीत। तो ऐसी बातचीत की तो उनको बहुत एक सुंदर विचार, आइडियाज़ आ गया। तो सुबह से इतना मीठा मीठा बोलने लगा 3 बजे से वो भी सोचने लगे कि आज तोता हमारा सुबह सुबह 3 बजे बोलने लगा है। तो वो खुश था क्योंकि अभी बंधन से मुक्त होने वाला था। तो उसने तो पिंजरा खोला और युगल ने कुछ भोजन वगैरह, कुछ जो भी उनकी सुविधाएं थी वो दी, फिर से पिंजरा बंद कर दिया। और उन्हीं दौरान वो चले गए मुरली सुनने मुरली सुनकर वापस आए तो देखा कि तोता तो गिरा पड़ा था, पूरा जैसे ख़त्म हो चुका है। और तुरंत ही उनका लगाव इतना उसके प्रति था ना, तो कुछ सोचे समझे बिना सीधा पिंजरा खोल दिया। क्या हो गया, क्या हो गया? तो तुरंत ही तोता मौका देख के उड़ गया। तो वो सोचने लगे कि हाँ ये तो हम उल्लू बन गए। तो उन्हें पता चला कि हाँ वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। सिर्फ मरा नहीं था लेकिन मरने की एक्टिंग कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जीना चाहता है ना, उनको मरने की कला आनी चाहिए। अच्छे तरीके से जो जीना चाहता है ना, मुक्त जीना चाहता है, सभी बंधनों से मुक्त जीना चाहता है। खाने का भी एक प्रकार का बंधन है। फलानी चीज़ चाहिए, फलानी तो चाहिए ही चाहिए, ये हमारा आंतरिक मनोबंधन है। और हम कहते खुशी बाबा क्यों नहीं टिकती 24 घंटे? अरे भाई इतने छोटे छोटे सूक्ष्म बंधनों में हम फंसे हुए हैं और इसलिए खुशी भी नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन की। एक स्वाद छोड़ेंगे, 1000 स्वाद हमारे सामने आ जाएंगे। एक बार छोड़ के तो देख लें, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, अरे 6 महीने में भी क्या हर्ज है? सेट नहीं हो रहे हैं मेंटली, फिजिकली, तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि चलो छोड़ दे, बात को यहाँ ही करो ख़त्म। ठीक नहीं हो रहे हैं। शिविर के दौरान तो लगा था कि 15 दिन में कुछ नया कुछ होगा, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जो चीज़ थोड़ी ख़राब होने में हमने 40-50 साल तक वेट किया, फिर भी नहीं हारे, नाउम्मीद नहीं हुए। इतने डॉक्टर्स भी लोग चेंज करते हैं, फिर भी नाउम्मीद नहीं होते और फिर दोहरा धागा भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, होम हवन करवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, न मानते हुए भी देव दर्शन के लिए भी चले जाते हैं। तो ये ना हारने वाली बात हम इसमें भी अप्लाई करें कि 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। मेरा तो सोराइसिस, अभी एक स्किन पेशेंट भाई जी हमारे पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं जा रहा है इतनी सारी मेहनत के बाद। तो मेरा त्वचा की जो समस्या थी, जिनको हम सोराइसिस कहेंगे, सोराइसिस के बारे में आप यहाँ बैठे हुए लोग जानते होंगे, बरोबर है, एकदम हठीला न जाने वाला रोग है त्वचा का। दूसरे कोई रोग हैं वो 4-6 महीने भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आसानी के साथ चले जाते हैं, लेकिन सोराइसिस इतना जिद्दी रोग है कि मैंने काफ़ी सारे प्रयास कर लिए थे। 1-8 साल तो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। आयुर्वेद में भी काफ़ी संयम नियम के साथ जाना पड़ता है, पंचकर्म वगैरह ये वो। सभी पथी थेरापियों में मुझे 50%, 25% कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता था।
ऑल्टरनेट थेरापियाँ भी इस्तेमाल की, मशीन्स थेरापियाँ भी इस्तेमाल की, और साथ साथ में अच्छे अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को भी मैं मिला। और लास्ट में उन्हों का कहना एक ही था कि इट्स ए ऑटो इम्यून डिजीज़, इट्स कैन नॉट क्योर इन अ लाइफ टाइम। कहते हैं बोलो तो आप इंजेक्शन्स लगा देते हैं, अच्छे वाले पावर की गोलियां दे देते हैं, जिनके कारण आपको 15 दिन महीना दिन के लिए आराम मिल जाए। मैं अपने सिर के ऊपर एक भी बाल नहीं रखता था, एक भी, मुंडन ही रखता था। ऊपर इतने 4-4 इंच के 5-5 इंच के स्पेचिस पड़ गए थे ऊपर। खुजली 24 घंटे आना, उसके ऊपर क्रीम वगैरह जो अल्टरनेट बाह्य उपचार है वो मैं करता रहता था। लगा ली, बाद में कैप पहन ली, 2 घंटा 3 घंटा आराम मिल गया। 50 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की जो भी क्रीम है वो मैं यूज़ करता रहता था और रिलीफ लेता रहता था। फिर हाथों में, पैरों में, पूरा बैक साइड, उसमें तो बैक साइड में तो दूसरों की मदद लेनी पड़े कि भाई यहाँ खुजली आ रही, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ खून निकल रहा है। तो ऐसी चीज़ से मैं बहुत थक चुका था, हार चुका था, और ना कोई मार्ग मिल रहा था। एनडीएस में भी आया तो बोले कि ये तो थोड़ा कठिन तो है, दूसरे रोग सब पहले जाते हैं, त्वचा का रोग सबसे बाद में जाता है, और वो भी अगर 50-50 करेंगे तो सिर्फ आराम मिलेगा, जाएगा नहीं। तो मेरे को उम्मीद जगी कि चलो, मेंटल पावर मेरा इतना सेटअप नहीं था कि मैं पूरे इंटेंशन के साथ कर सकूं 100%। मैंने कहा थोड़ा लाभ मिल रहा है तो चलो ट्राई करने में क्या दिक्कत है। तो पहले दिन से ज़रूरी नहीं है कि 100% सीधा ही या होम करके पढ़ो फतेह है आगे, इस तरीके का एटीट्यूड मेरा नहीं था। और मैंने धीरे धीरे करके ये चलना शुरू किया। 2 वक्त भोजन लिया, 2 वक्त, सुबह भी लिया, दोपहर को भी लिया, शाम का छोड़ा। 3 में से 2 पर आ गया, और 2 में से 1 दिन के बाद भोजन को आधे से भी आधा कर दिया, 1/4। तो कॉन्फिडेंट अंदर से जागने लगा कि नहीं नहीं चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनिमा तो मैंने 10 साल पहले भी किया था, तो पहले दिन से एनिमा तो लेना शुरू कर दिया। ये मेरा प्लस पॉइंट था कि पहले दिन से एनिमा स्टार्ट कर दिया ना, तो हीलिंग मिलना शुरू हो गया। भोजन की मात्रा कम करने से थोड़ी इचिंग में बेनिफिट मिलने लगा। तो फिर मैंने सुबह का खाना बंद कर दिया दूसरे दिन से ही। 1 दिन में तो प्रभाव आना शुरू हो जाता है, थोड़े से उभाड़ आने भी शुरू हो गए। सारी नॉलेज तो मैंने 3 महीने इतने सारे वीडियो भी देख डाले, इतने प्रवचन सुन डाले इस विषय में, क्योंकि पैसे से मैं प्रोफेशन से टीचर के तौर के ऊपर 10-12 साल काम किया है, तो स्टडी का तो मेरे को शौक़ था। तो पूरा स्टडी नॉलेज थियरिकल में प्रिपेयर हो चुका था सारी चीज़ों से, सिर्फ मेंटल लेवल के ऊपर काम करना बाकी था, प्रैक्टिकली लेवल के ऊपर। तो फिर सुबह का स्किप किया। दोपहर में मैंने जो दाल चावल वो जो लेता था 2-5 दिन ले लिए, हीलिंग और भी ज़्यादा मिली, तो फिर दोपहर का दाल चावल का भी छोड़ दिया। 15 दिन के बाद मैं कंप्लीटली युद्ध करने के लिए तैयार था। 2 वीक लगे मेरे को, फायदे ही इतने होने लगे कि क्या बताना। और फिर मैंने आज का दिन प्रेजेंट डे, कभी भी मेरे को न दाल चावल के प्रति रुचि हुई है, न अनाज के प्रति रुचि हुई है, न किसी पूरी पकोड़े या जो भी हम भोग लगाते हैं। जलेबियाँ भी बहुत खाता था पहले, भोग में जलेबियाँ तो बनती ही हैं, तो ये आथे वाली चीज़ें, ब्रेड की चीज़ें, बेकरी आइटम्स, गेहूँ वाली चीज़ें, ये तो सारी बनती ही हैं। माथे पे चढ़ा के फिर उनको ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 15 दिन में ये थोड़ा विल पावर, कॉन्फिडेंस जो भी हैं वो बनता जा रहा था। वो मेरे फ़ायदे के हिसाब से बनता जा रहा था, क्योंकि जब तक फ़ायदा नहीं ना, तब तक आपका इंटरेस्ट उसमें डीप नहीं जाएगा। ये तो है, प्राप्तियां हैं
तो ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्राप्तियों के बगैर कुछ ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसे कोई नहीं करेगा। और विधि से करने की ठान लो और पूरी ईमानदारी के साथ करो, तो मैं नहीं मानता कि प्राप्तियाँ नहीं होती एनडीएस में। तो ये प्राप्तियाँ 15 दिन में ही मेरे को पता चल गया। दूसरे लोगों के कमेंट्स भी आने लगे। पहला कमेंट्स तो मेरी युगल का ही आया कि कुछ बदलाव अच्छे आ रहे हैं। मैं अपने ही कपड़े जब चेंज करता था तो निकाले हुए कपड़े मैंने कभी टांगे नहीं, क्योंकि युगल हैं तो ये सारी सेवाएं तो देती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम नौकरानी रख लेते हैं जीवन भर। एटलीस्ट गाड़ी जो हैं हमारी 4 व्हील, उनको भी मैंने कभी धुलाई नहीं की, कभी पोछा नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत काम करने में पावरफुल है। 4 बहनों का काम वो अकेली कर पाने के लिए समर्थ थी। तो मेरे को तो लगा कि ये तो लॉटरी लग गई। चलो, तो सारी फिज़िकल जो भी एक्टिविटियाँ होती थी ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करती थी। और बिना बोझ वाली, क्योंकि सांसारिक रीति से ना उनको कोई उम्मीदें थी, ना मुझसे, ना सांसारिक कोई उम्मीदें। तो मैं तो बहुत ऐसे अंदर से टेंशन फ्री था कि ना कोई जिम्मेवारी भविष्य में भी आने वाली है और बढ़ने वाली है। तो बाबा ने हल्का तो बहुत कर दिया था सभी चीज़ों से। लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी अपनी पूरी एनर्जी के साथ किसी भी फील्ड में नहीं जा सकता। वो चाहे पैसे कमाने का हो, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, वो चाहे अपने सामाजिक बंधनों से जुड़ा हुआ हो। तो मैंने सोचा कि निरोगी काया वो तो सबसे प्रथम हमारी ज़रूरत है। पहला सुख निरोगी काया है। वैसे तो 7 सुख हैं। एक प्रथम सुख निरोगी काया, 5 सुख भी हैं, एक 7 सुख भी हैं। दोनों हम स्टडी करेंगे। 5 सुख की बात मैंने कर दी, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, वो 5 सुख। अब ये 7 सुख है, उसमें सर्वप्रथम सुख है निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया, पैसे तो होने चाहिए। तीसरा सुख कुलवंता नारी, हैं, सुलक्षणा नारी, अच्छी धर्मपत्नी मिलना ये भी किस्मत की बात है। और बाकी तो सन्यासी अपने आप बना देने वाली नारियां तो बहुत हैं कि पति को सन्यास लेना नहीं पड़ता, सन्यास अपने आप अंदर से जागृत होता है। और चौथा सुख है मतलब पुत्र जो हैं वो आज्ञाकारी हो। 5वां सुख घर में वास, अच्छा घर का वास, हाँ, जो घर का मकान हो अच्छा वाला, जहाँ हम सुख चैन से रह सके। 5वां सुख ये है। 6ठा सुख है अच्छा पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस में भी अच्छे लोग हैं ना, वो भी एक सबसे बड़ा सुख है। और 7वां सुख पता है किसी को? मित्र घनेरे, हैं, मित्रों का होना भी जीवन में जरूरी है। अकेले अकेले जीवन नहीं जी सकते। हम सोचते हैं बाबा है, लेकिन बाबा भी कहता है कि भाई बच्चे, मैं हूँ जिनका ब्राह्मण परिवार से प्यार है, वही मैं समझता हूँ कि बाबा से उनको प्यार है। तो ब्राह्मण परिवार की एक भी आत्मा को हम एवॉइड नहीं कर सकते, वो चाहे अच्छे गुण वाली हो या चाहे बुरे गुण वाली हो। बुरे को भी गले लगाना है, अच्छे को भी गले लगाना है। तो सोशल लाइफ हमारी टोटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आप किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली मुस्कुरा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, तो समझो कि आपकी सोशल हेल्थ अच्छी है। अगर किसी को देख के मुंह मुड़ जाता है, झुक जाता है, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, गले मिलने के लिए तैयार नहीं है, हालचाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, वो आए तो मैं नहीं, मैं हूँ तो वो नहीं, ये छोटी छोटी बातें आपकी सोशल हेल्थ को ख़राब करती है। और सोशल हेल्थ इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। आप खुल के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बच्चों की तरह उछलते हैं, कूदते हैं, तो ज़्यादातर हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हमारे अंदर ज़्यादा होते हैं। वो आदमी कई बार कुछ गलत भोजन लेते हुए भी बीमार नहीं पड़ते। हाँ,
गलत भोजन देख रहे हैं कि वो ले रहा है, फिर भी देख रहे हैं हेल्थ तो बढ़िया अच्छी है, डाइजेशन भी सही है। डाइजेशन कब सही होगा पता है? खुशी है वो डाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। काफ़ी सारे बीके लोग एकदम स्वस्थ जी रहे हैं, एक दो बार खाना खाकर भी, हैं, क्योंकि बाबा ने उनको जो मंत्र दिया है, खुशी जैसा खुराक नहीं, तो हर पल वो अपने आप को खुश रहने में ही व्यस्त हैं, खूब खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। देखो, बांटने से बढ़ता है। दूसरों को अगर खुश नहीं हो कर रहे हैं, खुद ही खुश रह के अपनी मस्ती में रह रहे हैं, तो भी टोटल हेल्थ नहीं मिलेगा। दूसरों को जो बांटेंगे वो बढ़ेगा। और खुशी का पूरा सिस्टम, IBS सिस्टम जिनको कहेंगे मेडिकल लैंग्वेज में, IBS मीन पेट संबंधित सारी समस्याएं खुशी से जुड़ी हुई है। अगर पेट बहुत खराब रहता है तो हो सकता है कि आपकी खुशी कहीं किस प्रकार से छीन ली गई हो या खो गई हो। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये नहीं है, कल एक भाई एक शिविर में उठ खड़ा हुआ और कहा, अरे भाई एकदम हल्के हो जाओ, खाने पीने की झंझट से मुक्त हो जाओ, छुट्टियां सारी देने लगा। हमने 4 दिन तक खाने के विषय में बोला और वो उठ खड़ा होके बोला, अरे मेरे साथ हंसो जोर जोर से मेरे साथ ये करो वो करो, आप सुबह उठते ही बस आपको जो खाना है वो खा लो, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। देखो, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर ओवरवेट रखने जाएंगे ना, तो हो सकता है आप बीमार पड़े। मोटा था, पेट भी खुद का बड़ा हुआ था, तो वो प्राउड कर रहा था, देखो ये तपेले जैसा पेट लेके मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कुछ कोलेस्टेरॉल नहीं आया, मेरे को BP नहीं आया, मेरे को शुगर नहीं आया तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको ये गलत भोजन उनका परिणाम दे। ये तो भगवान की कृपा है, उनकी दिव्य दृष्टि है कि जो ये ह्यूमन बॉडी है वो झेल लेता है सारी आपकी मिस्टेक्स। 40 साल, 50 साल, 60 साल, तब तक वो जवाब नहीं देता। हम समझते हैं कि फलाना 20 साल में देखो 4 बार खा रहा है, फिर भी हट्टा कट्टा है, 10 जने का काम करता है, पहलवान है। अरे ये सारा भगवान का आशीर्वाद है कि जिनके कारण, हमारी गलतियों के कारण भी वो हमें माफ़ कर रहा है, वो हमें ब्लेसिंग दे रहा है। छोटा बच्चा आप लोगों के घर में होगा तो वो गलती करे, झूठ बोले, कुछ भी कर ले, न खाने की चीज़ खा ले, आपसे भी पंगा कर ले, तो माँ बाप को दूसरे दिन उनके प्रति घृणा नहीं होती, उनको गोद में बिठाते हैं ना। वो समझता है कि मैं इतना उलझ गया था, फिर भी ये माँ बाप तो मेरे गोद में बिठा रहे हैं। ऐसे परमात्मा हमें 2-2, 4-4 बार गलत भोजन खा के भी गोद में बिठा लेता है। इसलिए हम अपनी थियोरी के अनुसार जीते हैं। माई लाइफ एंड माई रूल्स, मेरी ज़िंदगी है। आप कहने वाले कौन हैं? आप डाइट समझाने वाले कौन हैं? माई लाइफ माई रूल्स। अभी मैं ठीक हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे अपने हिसाब से करने दो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ड्रामा के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। हैं, लोग नहीं कहते हैं भाई जी बाबा ने उत्तम ज्ञान दे दिया, ये कैंसर आ गया। अरे 50 साल तक दही दूध खाया है तो कैंसर आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मोस्ट इफ़ेक्टिव कार्सिनोजेनिक फूड इज़ ए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करा सकते हैं कि मोस्ट कार्सिनोजेनिक फूड, विच टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेनिक फूड, तो पूरा लिस्ट आएगा। ये उनके ऊपर पूरा रिसर्च हो चुका है और उसमें शायद पहले 1, 2, 3 नंबर में ही मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल मिल्क, सॉरी, वो कोकोनट मिल्क हो या चाहे बादाम मिल्क हो, दूसरे मिल्क हैं वो इट्स नॉट रूट कॉज ऑफ कैंसर। तो ये सब छोड़ के तो आप देखो तो जीवन में क्रांति आना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें, सावधानियाँ हमें रखकर आगे फूंक फूंक पर चलना है। लेकिन हमारे साथ 10 लोग चले तो हम चल पाएँ, अकेले न चल पाएँ। कहावत है कि जिनके पास अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनके पास
अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके साथ काफिले होते हैं। आपके पास शायद पीछे चलने वाले 5,000 या 5 लाख लोग भी हों। ऐसा परिवार हमें तो मिला है 7 साल में, जो करने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, योद्धा की तरह खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, नहीं, हम अपने आप पर अंगत मिसल खड़े रहेंगे। करना तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं डॉक्टरों के धक्के खाने हैं, न लाइन में बैठना है, न रिपोर्ट करवाना है, कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत सहज प्रक्रिया है, एकदम सहज। बैठे रहो, जपना है तो जपो राम नाम, परमात्मा को याद करते रहो, करना कुछ नहीं है, इसलिए बहुत आसान है। आज मैं सुमन दीदी से मिला, वो पार्क में जो वगैरह NLP सिस्टम करवाने जाती है। उसने मुझे बताया उनका कल सेशन भी थोड़ा आधा घंटा लेंगे। NLP सिस्टम आपने भी नाम शायद सुना होगा। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, इसमें 80 बिलियंस न्यूरॉन्स अंदर दिमाग में हैं, छोटे छोटे कोशिकाएं, केंद्र। उसमें आप जो फीड करेंगे, जो कमांड देंगे, जो संकल्प करेंगे, उस हिसाब से वो काम करेगा। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं ये 4 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे के लिए नहीं कर पाएंगे। आपने सिर्फ संकल्प किया, आपने अपने दिमाग को कमांड कर दिया, तो सारा प्रोग्रामिंग आप ही गलत सेट कर रहे हैं, और बाद में आपके साथ होगा ही वही, होगा भी वही। एक बार आप प्रोग्राम सेट करो, ये तो बहुत आसान है, ये तो करने जैसा है, कितनी प्राप्तियां हैं इसमें, तो करने जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बस भोजन के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर काम भी नहीं करना है, न कोई याद रखना है, न कोई विधि विधान करना है। उसमें ऑप्शंस भी बहुत है। एनिमा लेटे लेटे ना कर सको तो बैठे बैठे करो, 3 बार ना कर सके तो 2 बार करो, अच्छा लगे तो 5 बार करो। देखो फ्लेक्सिबिलिटी तो आप देख लो इस सिस्टम की, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। भूख लगे तो 12 बजे के बदले 11 बजे कुछ ना कुछ ग्रुंजिस का जुगाड़ कर लो। कोई भी रिजिडनेस नहीं है कि 12 बजे तक तो लेना ही नहीं है। और ऐसा रिजिडनेस जो यूज़ करते हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा गलत भी है, लेकिन उनका आशय ये रहता है कि जल्दी से जल्दी बीमार लोग ठीक हो जाएं। अच्छे तरीके से कमिटमेंट के साथ करें तो जल्दी से परिणाम निकलने का उनका भाव भी कैसा रहता है, शुभ रहता है, तो उसमें वो भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आसान तरीके से जा सकते। मैं अपना अनुभव सुना के आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके जो न्यूरोसेल्स हैं ना उनको भी सेट करता जा रहा हूँ कि ये आसान है, सहज है, और प्राप्तियाँ भी अनगिनत हैं। सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली ये पद्धति है। सर्व सुखों को में 7 सुख मिलते हैं। संसार का सब किसी भी सुख से हम बाकात नहीं रहेंगे। तो ऐसी पद्धति में ऐसे हमें अपने आप को कमांड देते रहना है, अपने न्यूरोसेल्स को पॉजिटिव कमांड से उनको डाइवर्ट करना है। आप 20 दिन 21 दिन कमांड देंगे अच्छे तरीके से, बाकी डिटेल्स में तो वो बहन भी आपको आधा घंटा पौना घंटा देंगी, और उसमें थोड़े हमारे सेल्स को किस तरह से कमांड दिया जाता है उनके विषय में थोड़ा बहुत बताएंगी। लेकिन दृढ़ता है, वहाँ सफलता है। ज़्यादातर हम बीके मुरली सुनते हैं तो बाबा सुबह क्या करता है, माइंड का प्रोग्रामिंग तो करता है हमारा, है कि बच्चे, मीठे बच्चे, मैंने तो 20 साल से सुन रहा हूँ मीठे बच्चे, तो कड़वापन दिन ब दिन ख़त्म ही होता जा रहा है। क्या कि सेल्स में बाबा ही प्रोग्राम कर रहा है कि मेरे मीठे बच्चे। तो हम, मेरे को यहाँ आके मुरली सुन के ये अच्छा लगा, हमारे यहाँ सामने रिस्पॉन्ड नहीं देते, तो आप तो रिस्पॉन्ड दें, हाँ जी बाबा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप ही बच्चे सुन रहे हैं। इतनी 2-4 बातें मुझे बहुत स्पर्श कर गई कि जो ट्यूनिंग सामने बहुत अच्छे तरीके से सुनाने वाले को भी मिलता है कि नहीं नहीं सब जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। और बाबा को एक, मैं सेंटर पे गया था तो मीठे मीठे प्यारे बच्चे, तो लास्ट में बाबा अलविदा करता है, क्या करता है, शब्दों का यूज़ करता है,
बाप दादा को, और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को तो बच्चे वो बोलते हैं ना सामने से। हमारे वहाँ मैं ये सिस्टम मैंने नहीं देखा किसी सेंटर के ऊपर। मेरे को कभी कई बार ये सजेशंस आया कि हमेशा बाबा कहे ना मीठे बच्चे, तो हमें रिस्पॉन्ड देना चाहिए। अंदर से मुझे कई बार आइडियाज़ आए, लेकिन जो पुरानी प्रथा से जो चलने की आदत है ना, तो उस सिस्टम से कोई भी हो, बड़े भी हों, तो बाहर निकलने के लिए झिझकते हैं कि ये नया हम ऐड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है तो ऐड करने में क्या है। और जब मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति बाप दादा का लाड प्यार याद जब बाबा देते हैं, अरे बाकी की लाइनें भी बहनें बोलती हैं, बाबा निमित्त बनाकर उन्हें बुलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बच्चों को बोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि नहीं, बच्चे ही बोल रहे हैं तो मुझे लगा कि नहीं, मैं सही था। नहीं, हम उधर बस वो पूरा वो साथ साथ में एक साथ में इकट्ठा ही बोलते। बाबा जो लाड प्यार याद दे रहा है वो भी बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ, सदा रहेंगे हंसते, शुक्रिया शुक्रिया, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। हाँ, तो ऐसा कुछ जोड़ देंगे ना तो एक लाइवनेस आएगी, लाइव अटेंशन भी हमारा खींचेगा। ये यहाँ प्रोग्रामिंग भी अच्छे तरीके से होगा। हाँ जी, कई सेंटरों पर भाई जी कहते हैं कि हाँ, वरदान जब सुनाते हैं मुरली में तो ऐसे ब्लेस्ड, खुद को ब्लेस्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत एनएलएस जिनको कहेंगे ना, माइंड प्रोग्रामिंग, उनके लिए बहुत आवश्यक है। कभी तो टेपिंग की एक सिस्टम है, उस टेपिंग में क्या करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो ये टेपिंग करने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं, बरोबर है। कोई भी किसी भी प्रकार का टेपिंग कर सकते हैं। यहाँ आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सिर्फ बोले और बोलने के साथ साथ आप टेपिंग करें तो वो जहन में, सबकॉन्शियस में ज़्यादा चला जाता है। या फिर ऐसे प्रेस करके भी कोई सामान ले सकते हैं, मेरा स्वभाव बहुत शांत है, मेरा स्वभाव बहुत शांत है। कोई भी क्रिया के साथ की गई हुई बातें एनएलएस सिस्टम से अंदर चली जाती हैं, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। मुझे कच्चा भोजन बहुत अच्छा लगता है, कितना स्वीट होता है। हाँ जी, तो इनसे नर्व्स जो हैं वो स्टिमुलेट होगी। ये मीठे फल मेवे, ये तो देवताओं का भोजन था। हमारे भंडारे में जो दीदी का जो किचन है उसमें भी मैंने तो चित्र देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देवताएं सारे बैठे हैं और सारे के सारे फल, वैरायटी ऑफ फल्स, फ्रूट्स पड़े हैं, बड़े मज़े से आनंदित चेहरे से ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं ही चेहरा नीचे लगाकर फ्रूट देखते हैं तो कई लोग तो भागते भी हैं। तो देवताओं का सही भोजन तो भाई फल ही थे। संस्कार नीचे चला गया और द्वापर आया, देहभान आया, फिर पका हुआ भोजन आया, और बाद में हम देवता से मनुष्य बनने की पूरी जीवन कहानी तो भोजन के ऊपर है। पहले सात्विक, फिर राजसिक, राजसिक से फिर तामसिक भोजन के ऊपर चले गए। लोग कहते तामसिक भोजन माना नॉन वेज, लेकिन मैं मानता हूँ जो मसालेदार, चटाकेदार जो भी चीज़ें हैं, बेकरी की आइटम्स हैं, वो चाहे मिल्क प्रोडक्ट की आइटम हैं, सारी तामसिक वृत्ति को जागृत करती है और हमें तामसिकता की ओर आगे बढ़ा के लेके जाती है। सारी जड़ता, माइंड ब्लरिंग, सब कुछ देता है ये। हमारी परिभाषा थोड़ी अलग है, सात्विक भोजन की भी अलग है, राजसिक भोजन की भी अलग है और तामसिक भोजन की भी अलग है। अमृत मानते थे,
प्योर मिले तो। कोई कोई कहता है कि हमें वो पैकिंग वाला दूध नहीं यूज़ करते, हम तो शुद्ध गाय का शुद्ध दूध हाँ, वो लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, हम कह नहीं मना करते हैं। तो कोई हमारे वहाँ गुजरात में गिर की गाय आती है, आपने सुनी होगी। हाँ, वो गिर की गाय है ना, उसका दूध वो बहुत शक्तिशाली मानते हैं। तो गिर की गाय का दूध अमृत कहा जाता है। उनका घी भी 2000, 3000, 5000 का किलो मिलता है। तो बोलते हैं भाई जी ये तो खाने दो हमें। गाय का घी नाक में डालने से या नाभि में डालने से, ये भी प्रयोग करते हैं लोग। इनसे काफ़ी सारी बीमारियां जाती है, लकवा चला जाता है, वो चला जाता है। गाय तो माता है, गाय हमारी 33 करोड़ देवता उनमें हैं। काफ़ी सारी बिलीफ के साथ लोग चल रहे हैं। तो सामाजिक बिलीफ को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, और हम तोड़ने का जिम्मा भी हमें सौंपा नहीं गया है। हाँ, हम सबको माने वो माने, मनवाने की तो कोई बात नहीं, उल्टा स्ट्रेस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। कि नहीं माने तो उनका जीवन है, लेकिन प्रैक्टिकली हम करेंगे थोड़े समय के लिए। गाय को भी छोड़ो, भैंस को भी छोड़ो, सबको छोड़ दो, और आप बस कोकोनट मिल्क लो। कुछ दूसरे 10-15 प्रकार के वनस्पति जन्य दूध बनते हैं, वो सारी ट्रेनिंग रेसिपी में मिलती है। तो उस प्रकार के दूध का सेवन करो, अपने माइंड को थोड़ा प्रोग्रामिंग करते रहो और देखो चमत्कार। एक बार आप अपने माइंड को ही कंट्रोल कर सके, नहीं ये दूध जो है वो इकट्ठा बना कर रख सकेंगे, तो क्या होता है, कोकोनट से बन गया तो सुबह तो आपको फ्रेश लगेगा। 1 घंटा हो गया तो 1 घंटे के बाद उसमें उनकी जो कोकोनट ऑयल है ना, उनकी स्मेल आएगी उसमें, और हम वो पसंद नहीं करेंगे ऑयल की स्मेल। थोड़ा नारियल का भी सुगंध उसमें आने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये तो, जैसे छोटे बच्चे को हम झूठी चीज़ पकड़ा देते हैं तो लंबे समय के बाद उसे पता चल जाता है कि ये तो गलत चीज़ हमारे हाथ में आ गई। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग गलत हो जाता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो हमें सब्स्टिट्यूट में मिला है। लेकिन सीधा फ्रेश जूस पीने की आग्रह रखना है। उनकी स्मूदी बना ले, लंबे समय तक रखे, घंटा 2 घंटा स्मूदी, उसमें काजू किशमिश वगैरह कुछ खजूर डाल के पूरा ग्राइंड करके, और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कोल्ड नहीं लेकिन हल्का कोल्ड भी कर ले। हाँ हाँ, फल भी डाल लो। फ्रूट सलाद में डालने से स्किन प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये मिल्क में फ्रूट भी डाल लेंगे तो भी कोई बात नहीं। थोड़ा कोको पाउडर भी आधा चम्मच डाल ले, उनका एक्स्ट्रा फ्लेवर आएगा। बच्चे बहुत खुश होते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग अच्छी हो रही है कि भाई हम ऑप्शंस जो इसमें नहीं है उनसे बेहतर हम ऑप्शन, एक बार हमारा प्रोग्रामिंग होता है तो हमारा दिमाग काम करने लगता है कि अगर इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। अभी हमारे लास्ट में एक मेहमान आए थे हमारे सेंटर के ऊपर, उनको हमारी बहनें हैं ना इतनी एक्सपर्ट अंदर से हो गई है, मेरे को भी सरप्राइज़ देती रहती है। तो उसने वो लंगड़ा आम आता है, आम का एक प्रकार है लंगड़ा, तो लंगड़े आम बाज़ार में मिल रहे थे। केसर केरी तो सारी चली गई थी, तो 200-300 रुपये के केजी थे। तो एक बार वो 1 केजी लेके आ गई, और उनमें से उन्होंने इतनी वंडरफुल आइसक्रीम बनाई जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई, और उसमें सारा फ्लेवर डाल के। और एक बच्चा आया था लीवर सोराइसिस, लीवर कैंसर का बच्चा, सिर्फ 3 साल का या 4 साल का, और उनको न कुछ भी पसंद नहीं करता था। मुझे कच्चा भी नहीं खाना है, मुझे फल भी नहीं खाने हैं, मुझे ये नहीं खाना है। मैंने कहा इनको ठीक कैसे करेंगे, कुछ तो खाने लायक बनाओ इनके लिए। 5 दिन रुके थे, बेचारा आज चला गया, एक्सपायर्ड भी हो गया। ऐसे लोग हमने देखे हैं। काफ़ी दवाइयाँ और दूध का सेवन कराते कराते, पका हुआ भोजन खिलाते खिलाते बच्चों की जान भी जा रही है जो क्रोनिक डिजीज़ में। तो ऐसे कई बच्चे, उनके वीडियो आप देख सकेंगे यूट्यूब के ऊपर। इतना स्वीट बच्चा था, उनका नाम था राम। तो राम कहते, उनको आइसक्रीम बहनों ने ये लंगड़ा केरी की बना दी, मैंगो की, और उसमें फ्लेवर भी ऐसे डाल दिए। तो फिर मेरे को बाज़ार में एक तो मिल नहीं रहे थे, और मेरे को दौड़ा दिया पूरा। वो बहुत पसंद करने लगा। जब भी सुबह 6 बजे उठे तो कहे पप्पा आम खाना है। तो उनके पप्पा भी रिलैक्स थे कि अच्छा कुछ खा तो रहा है। उनको एनिमा भी दिया,
वो 25 केजी के आसपास का था, उनकी उम्र लगभग, सॉरी मैं मानता हूँ 5-6 साल होगी। तो 25 केजी से वो थोड़ा थोड़ा लीवर सोराइसिस और लीवर प्रॉब्लम के कारण 8 या 8.5 केजी का बच गया था। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा था। उनको एनीमा भी कैसे दे, पूरा शरीर में हड्डियों के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था, मांस भी नहीं था, फिर भी हमने एनीमा ऐसे बच्चे को भी दिया है। कचरा भी बहुत निकला, फिर भी 8 केजी के बच्चे को कचरा भी निकला। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, पहले दिन वो आराम से सो गया। काफ़ी दिनों से वो चल भी नहीं पा रहा था, तो 2 दिन रुका ना, तीसरे दिन वो अपने रूम में से चलकर हमारे किचन में आ गया। बातें बहुत मीठी मीठी करता था। मैंने कहा, बच्चा राम, आपको आम का वो मैंगो का जो बनाया है आइसक्रीम कैसा लगा? तो वो बच्चा बोला ऐसे हाथ करके, दोनों उंगलियां हम ऐसे करते हैं ना, कहा बढ़िया है। तो वो दोनों हाथ पकड़ के कहा बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। आज भी उनकी बातें दिल में याद आती है। और उनको भी मैंने जब घर पे गया, आफ्टर 2 डेज उनका डेथ हो गया, तो बहुत याद आ गया कि बच्चे अपना जीवन लेकर तो आते हैं, लेकिन गलत भोजन के कारण भी, माँ बाप के गलत भोजन के कारण बच्चों में अपने आप ही रोग आते हैं, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये गलत भोजन का कितना विषैला जो जहर है वो अपने बच्चों में भी हम डाल रहे हैं। और ऐसी रेसिपियाँ हम, अगर इंट्यूशन हमारे अच्छे बन जाएंगे ना, तो आपको कहाँ भी लाचारी भी नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी यूट्यूब को भी खंगालना नहीं पड़ेगा, अपने आप में ही आप ही वरदानी मूर्त बन जाएंगे, नए नए इन्वेंशन करते रहेंगे। हमारे यहाँ तो जो भी लोग आते हैं ना, एक रेसिपी हमें सिखा कर जाता है। हर बार एक पेशेंट आया, एक रेसिपी दे के गया, हम पकड़ लेते हैं कैसा कल्चर है, कैसा उनका टेस्ट है। तो वहाँ से बहनें उनके पास से सीख लेती हैं, वो सीखे या ना सीखे, हम सीख लेते हैं उनके पास से, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही उनका सेट हो गया है। हजारों आदमियों को मेरे सामने आमने सामने बैठकर ठीक होते हुए उन्होंने देखा है, तो बहनों का दिमाग पूरा सेट हो गया कि नहीं, लास्ट एंड फाइनल यही चीज़ है। कई लोगों को मौत के मुख में जाते हुए देखा है, चले जाए, नहीं करेंगे। कोरोना के टाइम में हमारे एकदम नज़दीक के सबसे जिगरजान दोस्त भी थे, वो भी चले गए। मैंने उनको कहा था कि हमारी दोस्ती यारी तो बचपन से है, मेरी एक बात तो मान लो भाई। तो जो नज़दीक का है ना, उनकी मानने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो नहीं जिग्नेश, तू मेरे को कुछ भी बोल, जान देने को हाजिर हैं हम, जान देने को हाजिर है, तेरे लिए सब कुछ करेंगे। नॉन बीके थे, और बीके के जब सेंटर हमारा बन रहा था तो रात दिन 24 घंटे सेवाएं करते थे। हम बीके के हिसाब से नहीं, तू हमारा यार है, दोस्त है, तो तेरे हिसाब से तुम्हारे काम में हम पूरा जी जान लगा देंगे। सेंटर के काफ़ी सारे पैसे भी उन्होंने बचा दिए। तो इतना प्यारा दोस्त, तो हम उनके प्रति तो पहले शुभ भावना हमारी होगी कि तो ये ठीक हो जाए। लेकिन 2-3 बार जब भी बात छेड़ने का भी शुरुआत करूं तो बोले कि तू अगर एनडीएस की बात करेगा तो अपनी दोस्ती यहाँ ख़त्म करो। तो कोई भी बात छेड़ ले, लेकिन एनडीएस की बात, क्योंकि भोजन के ऊपर जब आप किसी को स्ट्राइक करते हैं ना, तो अब पसंद के बदले नापसंद बनने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। और फिर कोरोना भी आया और उनकी जान लेके भी चला गया। रोना भी आया, बाबा तो कहते रोना नहीं है, सभी का अपना अपना पार्ट है, फिर भी एक जो है एक पोर्शन तो है हमारा, किसी के प्रति एक भाव जो है, और ख़ास करके कोई सहयोगी है तो उसके प्रति तो एक्स्ट्रा इमोशन हमारे होंगे। तो सभी लोग जाने, आपका फ़र्ज़ है एक बार अपने स्वजन को भी कह देना कि ये चीज़ है, ये अच्छी है, न माने या माने उनके ऊपर छोड़ देना है। लेकिन एक बात कही गई, एक बात, एक व्यक्ति के आधार के ऊपर दूसरा खड़ा नहीं होता। एक ही बात घूम फिर कर 4-5 जगह से आ जाती है ना, तब आदमी को जगने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ना उम्मीद न हुआ, और एक बात कान में तो डालते ही रहना है सभी को। लेकिन हाँ हाँ, घंटा बजा दो, हाँ बस भू भू करते रहो। भू भू मतलब लिमिट्स में,
अगर ज़्यादा भी, हमारी एक माता जी थी, वो बहुत ज्ञान में इतना नशा था, इतना नशा था, वो घर में से नॉनवेज वगैरह खाते थे तो पहले दिन से नॉनवेज छोड़ दिया और उड़ने लगी फरिश्तों की तरह। उनकी चेहरे की खुशी देख के हम भी खुश हो जाते थे। और जिग्नेश भाई ये मज़ा आ रहा है, ये मज़ा आ रहा है, आज बाबा ने ये सुनाया, वो सुनाया, कितना मज़ा, लाइट, आज तो अमृत वेले ये अनुभव किया। अच्छी बात है बहन जी, बहुत अच्छा, ऐसे चलते रहो। फिर उनके पति को उन्होंने कहा कि आप जो है ना, हमें तो बाबा स्वर्ग में लेके जा रहा है। अब स्वर्ग की प्राप्ति तो मुट्ठी में ही है, लेकिन आप जो बीड़ी फूकते रहते हैं ना पूरा दिन, रात को थोड़ा सा शराब भी ले लेते हैं ना, गलत बात है, नरक में पड़ो रहोगे, नरक में पड़े रहोगे आप। हाँ, जन्नत तो नसीब नहीं होगी, लेकिन नरक में ये सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसा एक बार दो बार आप आओ, मुरली सुनो, 7 दिन का कोर्स उठाओ, वरना मर जाएंगे आप ऐसे ही अगर पुरानी चाल चलते रहेंगे तो थोड़ा भू ज़्यादा हो गया। और बाद में 1 महीने के बाद वो बहन दिखना बंद हो गई और लगभग उनका बाबा के यज्ञ में 5 साल पार्ट बंद हो गया। अभी आ रही है वो, बरोबर है। तो ज्ञान का खेत, किस प्रकार के खेत में किस प्रकार के बीज डालने हैं, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड है, हैं? तो ये भी ज़रूरी है। मैं जनरली न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करवाता हूँ सभी को, लेकिन बड़े प्यार से करे तो उनके लिए अच्छा है, न करे या करे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं बार बार दूसरों को जो प्रोग्राम करता हूँ वो मेरे माइंड में तो ऑलरेडी पक्का होता जा रहा है दिन ब दिन। इसलिए ही मेरे को तो कभी हाँ, शब्दों में जादू है। एक शब्द वो होते हैं जो अपनों को पराया कर देते हैं, और एक शब्द वो भी होते हैं जो परायों को अपना कर देते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति है। शब्द, उनको नाद ब्रह्म कहा जाता है। आपके एक एक संकल्प तो ठीक हैं, लेकिन शब्द भी चुन चुन के इस्तेमाल करो। एक शब्द में 1000 शब्द भी आ जाते हैं। तो ये शब्दों की ताकत हमारे अंदर बाबा ने रखी है, हम सबके अंदर। बस स्वयं का नियंत्रण, भोजन नियंत्रण से पूरे जीवन का नियंत्रण अपने आप आ जाता है। बहुत आसान हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन तो इतना आसान हो जाता है कि आपने, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, कोई 2 साल से है, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपने उस समय के दौरान जो जो भी प्राप्तियाँ की है आध्यात्मिक जीवन में, उनसे 10 गुना, मैं तो कहूँगा 100 गुना प्राप्तियाँ भोजन के कंट्रोल से आप अनुभव कर सकेंगे। मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है। मैं क्लासेस करवाता था हमारे सेंटर के ऊपर। हाँ, मेरी जो 2003 से जब मैं बाबा के साथ जुड़ गया ना, तो पूरा डेडिकेशन के साथ जुड़ गया। 1 या 2 महीने में एकदम पक्का हो गया। तंबाकू का सेवन करता था मैं आज से लगभग 20-25 साल पहले। बहुत गहरी आदत पड़ गई थी। हमारा व्यवसाय ही वही था, हमारे घर का व्यवसाय। वो छोड़ना 1000 बार मैंने छोड़ा था, लेकिन बाबा के महावाक्यों से वो जल्दी से छूट गया। बाबा, एक मुरली का बहनें कहती थी, आप मुरली का वो गलत चीज़ भले ना छोड़ो, लेकिन अच्छी चीज़ तो जोड़ो। ये स्लोगन याद रखने जैसा है कि गलत चीज़ को तो न छोड़ो, लेकिन अच्छी चीज़ तो जोड़ो, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे तो दक्षिण तो अपने आप ही छूटेगी। तो मेरे को ये अच्छा लगा, तो मैंने उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया। 1 बार 2 बार, फिर मैं तंबाकू का सेवन कम करता गया। सेंटर पे जाता हूँ तो मुंह साफ करके जाता हूँ। तो शिवरात्रि आई तो बाबा के अव्यक्त मुरली चली थी कि भाई आपको आज बाबा एक्स्ट्रा मदद करेगा, जो भी आप संकल्प लेंगे आपको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। मैंने कहा वाह भगवान, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। मेरे अंदर तो ये मानसिक शक्ति, जो भी व्यसनी आदमी है ना, उनका मानसिक संतुलन तो कम ही रहता है। हाँ,
वो चाहे तंबाकू का व्यसन हो, वो चाहे पके हुए भोजन का भी क्यों न व्यसन हो। द बिगेस्ट एडिक्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ए कुक्ड फूड। कोई कहता है वो चरस, गांजा, तंबाकू, ड्रिंक, ये सबसे बड़े व्यसन है, चाय। लेकिन एनडीएस में कहा जाता है द बिगेस्ट एडिक्शन इज ए कुक्ड फूड। 3 बार दाल चावल नहीं मिले, चौथे दिन अंदर से खलबली मचने लगती है, नींद आने लगती है। बिल्कुल, अन्न का ही सारा खेल है, अन्न का नशा। मैं तो 5 साल तो अनकुक्ड पे रहा, सन कुक्ड पे। अनकुक्ड शब्द भी मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, तो वो अधूरा अधूरा लगता है, माइंड रिवर्स प्रोग्रामिंग होने लगता है। अब से आज से तो कच्चा खाना पड़ेगा, हैं, कुक अधूरी प्रोसेस से ही उठाना पड़ेगा। लेकिन उनको कहेंगे सन कुक्ड, उनको कहेंगे गॉड मेड फूड। क्या कहेंगे? फूड। आज से हम मैन मेड को छोड़ चुके हैं, गॉड मेड को अपना रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग दिमाग को कैसा लगता है? मीठा लगता है, प्यारा लगता है कि वाह, अभी तो सीधा भगवान से पकाया हुआ हमें भोजन मिल रहा है। भगवान ने आम को 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पकाकर हमारे पास भेजा है, बैंगन को पकाकर भेजा है, हमें मटर को पकाकर भेजा है। तो सन कुक्ड गॉड मेड फूड हम ले रहे हैं, तो उनसे मेंटली सेपरेशन हमें नहीं रहेगा। हाँ, इनको कहेंगे कुक्ड नहीं, ओवर कुक्ड। हाँ जी, तो ओवर कुक्ड है वो हमेशा जो चीज़ आग में चढ़ गई वो हमारी जिंदगी में आग लगाएगी किसी भी प्रकार से। ये ब्रह्मा कुमारी वाले जादू टोने वाले हैं। दालों का सेवन आज के दिन में लगभग पिछले 1 साल से किसी भी प्रकार की दाल का सेवन भी नहीं करते हैं। अनाज तो छोड़ ही दिया, स्प्राउट हम खाते हैं। स्प्राउट की कभी इच्छा हुई, मेहमान आए, उनके साथ थोड़ा सा उबाल लिया दाल को, ऑयल बिना ऑयल के, नो ऑयल एंड नो बॉयल, ऐसा हम यूज़ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा उबाल के फ्राई कर लिया, थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो B12 की मात्रा भी उनमें भरपूर है, तो वो हमें मिल जाती है और हम थोड़े से और भी उछलने कूदने लगते हैं। तो ऐसे ऑप्शन भी हैं। मैं आपको प्रोग्रामिंग, हाँ, कभी कभार आप यूज़ कर लिए। क्या? बिना ऑयल के, हाँ, स्टीम कर लिया, स्प्राउट कर, हाँ, उसमें धनिया डाल लो या फिर थोड़ी मिर्ची डाल लो, तीखा, खट्टा, मीठा, 6 स्वाद आपको जब पूरे दिन में मिल जाएंगे ना, तो आपको एनडीएस सिस्टम करने में आसानी रहेगी। कोई सीधा फल के ऊपर चला जाता है, तो फल के में ज़्यादा से ज़्यादा खट्टा और मीठा 2 चॉइस है। अगर 6 स्वाद नहीं मिलेंगे तो तीसरे दिन से आप उबने लगेंगे। हाँ, आपने टमाटर खा लिया तो टमाटर में थोड़ा पुदीना डाल दिया। मैं थोड़ा मिर्ची भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। यूँ तो मिर्ची, जो तीखी मिर्च है वो तामसिक भोजन में आती है, लेकिन हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमें स्वाद की आदत 63 जन्म से है, ये हमारी कमजोरी ही कहेंगे। तो थोड़ा सा मैं ग्रीन जूस जो पहले दिन थोड़ा तीखा बना था ना, तो पूरा दिन मुझे पता है कि पूरा मीठा ही खाना है ज़्यादातर, तो एक तीखा मिल जाए तो मीठा खाने में भी हमें मज़ा आएगा।
हमें मीठेपन की वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में होती है हमारी वैल्यू कम होती है। बाद में थोड़ा खट्टा खा लिया, दांत चल नहीं रहे हैं तो भी थोड़ा टेस्ट आप दे दो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो 6 स्वाद हैं, 6 प्रकार के स्वाद हैं, वो तूरा हो या चाहे कड़वा हो, तो उनका भी एक पूरा सब्जेक्ट ही है। लेकिन 6 स्वाद अगर आपको जीवन में पूरे दिन में मिल जाते हैं, हम करेले के अंदर स्प्राउट का पाउडर बना के भरते हैं अंदर, करेले के अंदर थोड़ा लेमन अंदर घिस दिया, करेले के अंदर थोड़े मसाले जो भी किचन में हैं, वो चाहे मेथी हो, वो चाहे राई हो, ये सारे मसालों का बहने बहुत अच्छे तरीके से बाउंडिंग करके थोड़ा सा देसी गुड़ भी डाल लिया जो मीठापन भी आ जाए। हाँ हैं जी, हाँ पूरा दिन में हमने फल खाए, वाटरमेलन खाया, मैंगो खाया। हाँ हाँ, वो आंसर के ऊपर मैं आ रहा हूँ। फिर उनको थोड़ा लेमन से घिस लिया, बीज सारे निकाल दिए, तो लगभग 50% कड़वापन चला गया। और हो सके तो 1-2 घंटा उनको पानी में वो थोड़ा करके रख दो तो भी कड़वापन कम हो जाता है। बाद में उनको रात के समय भोजन में 5 मिनट के लिए स्टीम कर लिया, एयर फ्राई कर लिया, सॉरी एयर फ्रायर आते हैं ना, तो उनमें एयर फ्राई कर लिया तो उनका टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है। और फिर ये छोटा मानो कि करेला है, बड़ा है तो उनको 2-3 हिस्से में काट दो। आप बहनों को तो ज़्यादा आइडिया देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी छोटे को मसाले के साथ आप पूरा दिन फल खाया, पूरा दिन सब्जियां खाई, तो एक इतना पीस भी आप पसंद करें, ज़रूरी नहीं है कि पूरा पेट भर के कड़वापन ऐड कर ले, लेकिन इतना ले ले तो आपको सारे टेस्ट बैलेंस करने में मदद करता है ये। हाँ, मूली भी कोई बीके नहीं खाते हैं, कोई खाते हैं, हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। तो मूली का काम भी ऐसा है कि 1 या 2 साथ में अपने पूरे उसमें जो बैलेंस डिश कहते हैं ना, जिनको बैलेंस डाइट, तो उसमें खट्टा, तीखा, मीठा, खारा जो भी 6 टेस्ट हैं वो ऐड कर लिए, तो उसमें भी मूली का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग है कि मूली गलत है, वो गलत है, ये गलत है, तो उस प्रकार से भी हम जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ उस प्रकार से प्रोग्रामिंग करना ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हमारे दिल को अच्छा लगना चाहिए, है खुद के दिल को, कि ये हमारे लिए सही है। सप्रेशन तो थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भोजन में बदलाव लाके, बहुत आसान तरीके से बदलाव लाके, जो पहाड़ जैसा चढ़ने जैसा लगता है वो माइंड प्रोग्रामिंग से बहुत आसान तरीके से हो जाता है। और एक बार प्रोग्रामिंग हो गया सेट, तो लाइफ टाइम तक चलेगा। हम सुबह उठते हैं, हाथ में क्या पकड़ते हैं पहले? कई बार बहुत नींद में होते हैं तो ब्रश ऐसे ही खड़ा रहता है और दिमाग सिर हिलता है, प्रोग्रामिंग ही सेट है। नाह लिया, गुड मॉर्निंग बाबा, एक बार आदत लगाई तो सुबह उठते हैं, आँख खुलते ही फिर अटेंशन देना नहीं पड़ता, सीधा बाबा की तरफ ध्यान चला जाता है। थैंक यू बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये अपने आप ही हो ही जा रहा है ना। तो ये चीज़ प्रोग्रामिंग की गई है हमारे द्वारा, हमारे अंदर। क्या? हाँ हाँ, ये क्रेविंग भी बीच में बढ़ जाता है। आज मेरे को लेक्चर लेना था एनडीएस की सावधानियाँ, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है 20 के जो सावधानियाँ रखने की है। सब्जेक्ट इतने हैं कि मेरे पास एक छोटा सा सब्जेक्ट हो ना, तो उनके ऊपर अच्छे तरीके से 1 घंटा 2 घंटा, ये सारी जो भगवत गीताएँ आप देख रहे हैं ना, वो सारा झमेला हम 1-2 महीने चलता है एक पॉइंट्स के ऊपर। आप सेटिस्फाई भी होते हैं कि नहीं, धीरे धीरे कोई प्रोग्रामिंग करे, सेट करे तो बात इतनी आसान होने लगती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़वाने जाते हैं ना, तो स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर से हम तौबा कर जाते हैं
1 घंटा पढ़ाया, अभी मैथ्स ख़त्म करो, फिर फिजिक्स आ गया, फिर केमिस्ट्री आ गया। तो विद्यार्थियों की हालत क्या है? डिग्री तो धारण कर लेते हैं, यहाँ का संतुलन खो बैठते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, भविष्य की चिंता है। तो आप आज की शिक्षण प्रथा बिल्कुल ही गलत है, जो बच्चे को जवान तो कर देती है लेकिन उनका बचपना छीन लेती है, उनकी खुशियाँ छीन लेती है, चाहे वो 50,000 का पगारदार क्यों न बन जाए। रियल हैप्पीनेस तो चली जाती है, स्वतंत्र जीवन तो चला जाता है। एक कोल्लू का बेल कहा जाता है ना, तो उसकी तरह पूरी ज़िंदगी चक्कर लगाता रहता है। जो समाज का प्रोग्रामिंग है ना, उनके माइंड में सेट है, मैं ऑफिसर हूँ, मैं अच्छे पोस्ट पोजीशन के ऊपर हूँ, मेरा समाज में रुतबा है, लेकिन अपने जीवन में वो दुखी है, वो नहीं सोच रहा है कि मैं रियल हैप्पीनेस में नहीं हूँ। एक आडंबर में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर लेता है कि नहीं, मेरे पास सभी खुशियाँ हैं। देखो, पैसा है, लक्ष्मी अगर आपके पास है तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कल मैंने एक कोट सुना था कि जीवन की जो इस फिल्म है ना, जीवन की ये पूरी फिल्म है ना हमारी जीवन की, उस फिल्म में अगर संगीत अच्छी तरीके से बजाना है, संगीत अच्छी तरीके से जो सेट करना है ना, तो आप अगर आपके पास लक्ष्मी है, मतलब आप लक्ष्मीकांत हैं, आप लक्ष्मीकांत हैं, तो आप दुनिया के लिए प्यारे लाल है। वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जो म्यूजिक हमारी गुजराती में कहावत है कि नाणा वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल। शायद आपने भी सुनी हो, नहीं सुनी हो। नाणा वगरनो नाथियो मतलब जिनके पास पैसे नहीं है ना, उनको, उनका नाम था, भाई का नाम था नाथा लाल, तो उनको सभी नाथिया नाथिया करके बुलाते थे। क्यों? पैसा नहीं था। पूरे गांव में ए नाथिया इधर आ, इधर आ। क्योंकि आज लोग इज्जत किसकी करते हैं? पैसों की इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत नहीं है। और फिर अचानक उनको कोई लॉटरी लग गई, कोई सोने का घड़ा उसके घर में से निकला, तो फिर लोग झुक झुक के चलने लगे, सलाम करने लगे, कैसे हो नाथालाल भाई। इसलिए कहा जाता है नाणा वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल। हाँ बरोबर, परसी पर, अच्छा जी, अच्छा। तो फिर उनको सभी सुबह सुबह सलाम करने लगे। तो बोला नाथालाल भाई कैसे हो? तो नाथालाल भाई बोले हाँ जी बोल दूंगा मैं। हाँ, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं बोल दूंगा। तो बोला कि मैं परमात्मा को बोल दूंगा कि ये जो नाथालाल कह रहे हैं ना, वो सब आपकी बदौलत। तो हमारे बाबा के परिवार में ऐसा नहीं है। आत्मा का, हर एक आत्मा का सम्मान करते हैं, वो चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो। गरीब निवाज शिव बाबा है, एक एक पैसा गरीबों की पाई पाई सफल करता है। मैं भी बाबा के यज्ञ में जुड़ा था, तो मेरी सैलरी 800 रुपये थी, 800 रुपये, और खुद का भी गुजारा होना मुश्किल था। तो बाद में 800 रुपये पगार आता। मेरी माताजी ज्ञान में बहुत पक्की थी, बेटा तेरा बाप ये पूरा घर चला रहा है, तेरा छोटा भाई भी 10-15 हज़ार कमा रहा है, घर आसानी के साथ चल रहा है, तू बाबा के यज्ञ में लगा रहे, तेरा कुछ काम नहीं है। हाँ, तो बहनों को मैं बोलता था कि बहनें ये 800 रुपये पगार आया है, पूरा कवर उनको हाथ में दे देता था। बहनों को पैसे कमाने का प्रोग्रामिंग ही नहीं था 25 साल 30 साल तक दिमाग में। फिर पता चला कि पैसे की भी ज़रूरत है, वरना नाथिया बन जाएंगे। तो बाबा ने सोमान दिया कि मैं धनवान आत्मा हूँ। सोमान लेते गए, दिन ब दिन, आज के दिन से कल और भी धनवान बनते जा रहे हैं।
ये सारा प्रोग्रामिंग का ही खेल है। आप सेट करो अपने दिमाग को, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। एक हंसी की बात लास्ट में बता के आपको मैं फिर फ्री करता हूँ भोजन के लिए कि मैंने प्रोग्रामिंग किया पहले, जब मेरे पास बैंक बैलेंस 10,000 भी नहीं था, तब मैंने 1 लाख का प्रोग्रामिंग किया पहला, 1 लाख रुपीस। अपनी क्षमता के अनुसार प्रोग्रामिंग करना है। तो 1-2 साल हो गए तो 1 लाख के ऊपर मैं पहुंच गया। 800 रुपये पगार में से दीदियों सभी बहनों ने तो मेरे को कहा कि भाई जी सब पैसे नहीं चाहिए, आपके पॉकेट में भी रखो। मैंने कहा मेरे पिताजी तो कमा रहे हैं, तो मेरे को तो 2 वक्त खाना मिल जाता है, बाकी सेवाओं में मुझे लगा दो। मेरे को अब कुछ करना नहीं है, मुझे बाबा का बन के रहना है, सेवाएं करनी है, सेवाओं में बहुत आनंद मिल रहा है मेरे को। तो वो 500 रुपये फिर वापस लौटा देते थे। 300 रुपये रख ले, आपका वो हो गया, हम 300 रुपये रख ले। तभी हमारे सेंटर पे जो 10-10 रुपये करके पूरे महीने की भंडारी भी 500 रुपये होती थी उसी दिन। तो 300 रुपये मेरे मिल जाते थे तो दीदियों को तो ये पहाड़ जैसा लगता था कि वाह, एक भाई 300 रुपये दे रहा है। और मेरे को भी खुशी मिलती थी कि वाह, मैं अपना जीवन अभी सही ट्रैक के ऊपर चला हूँ। बाद में 800 से 8,000 तक भी पहुँच गए और 1 लाख से लेकर 10 लाख पर भी पहुँच गए। 10 लाख के बाद मैंने सीधा एक जीरो बढ़ाना शुरू कर दिया। जीरो लगाते जाओ, ये ज्ञान में विधि है। 10 लाख के बाद 1 लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 10 करोड़। अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे, वरना तो पूरे वर्ल्ड में एनडीएस को फैला देते। लेकिन वो यात्रा जारी है, पथिक पथ पर है, यात्रा जारी है और वहाँ पहुँचेंगे। हाँ जी, तो हमें धन चाहिए, बहुत सारा, ढेर सारा धन चाहिए। सात्विक लोगों के पास, आज मेरे आशु भाई ने सुंदर बात बताई कि सात्विक लोगों के पास तो धन तो होना ही चाहिए। बुरे लोगों के पास है तो आपके पास क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं कि ये सात्विक है, साधु है, सन्यासी है, देखो कार में घूम रहे हैं, देखो इसके पास महल माड़ियाँ हैं। ऐसे तो संसारी के पास भी नहीं है, लेकिन सात्विक लोगों के पास होना चाहिए। वो समाज का और भी भला करेंगे ना। यहाँ इतना सारा सुंदर देखो हैं चीज़ें, तो कितना सुंदर तरीके से हम इस शिविर का आनंद ले रहे हैं। तो अच्छे लोगों के पास तो होना ही चाहिए। तो ऐसा प्रोग्राम करते रहो, एक दिन हो ही जाएगा 5,000 करोड़। मैंने तो इतना सोच के रखा है, पूरे गांव के गांव परिवर्तन होते जाएंगे। नहीं, लोगों के पास जो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी रहे हैं उनके पास भी 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ है ही हैं, जो खुद के शरीर का भी भला नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास होंगे तो और भी भलाई के काम होते जाएंगे। हाँ, हमारे पास आए जी, शुक्रिया। माताओं के आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ हैं। तो माताओं के चरणों में, बाबा के चरणों में बाद में, माताओं के चरणों में पहले कोटि कोटि वंदन। आपके आशीर्वाद बस मिल जाएं, भाइयों का सहयोग मिल जाएं, तो ये मुकाम भी हम एक बार हासिल करके समाज का भला और हो, उनके लिए कार्यरत रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक मिनट जस्ट आइए। ये बच्ची 3 साल की, इनका अनुभव आप सुनते ना तो फ्लैट हो जाते। इनके पूरे परिवार का, बहन जी आई हैं साथ में। हाँ, ओम शांति। जैसे मैंने कल बताया था ना कि 4 साल की गुड़िया है, तो वो आज लेके आओ, भाई जी ने बोला था लेके आओ। तो ये एनडीएस जैसे 1 साल से फॉलो कर रही है। मतलब जैसे ग्रीन जूस पी के स्कूल जाती है, जैसे ग्रीन जूस पी के स्कूल जाती है, ये बताएगी। बेटा बताओ, ग्रीन जूस पी के अच्छा लगता है आपको? तो उसके अलावा जैसे ये फ्रूट्स और सैलेड ज़्यादा खाती है। बताओ बेटा, क्या क्या खाते हो आप? फ्रूट और सैलेड? डेयरी प्रोडक्ट लेते हो? ना, दूध पीते हो? नहीं। तो ये 1 साल से दूध नहीं पी रही है और 1 साल से ही हम डॉक्टर के भी नहीं गए हैं। थैंक यू। तो ये काफ़ी अच्छी है। पहले मतलब जब ये छोटी थी तो काफ़ी हम जाते थे डॉक्टर के, कभी कुछ हो रहा है, कभी इन्फेक्शन हो रहा है, कभी फीवर हो रहा है, कभी। अभी 1 साल से हम गए ही नहीं है बिल्कुल ही।
बिल्कुल सही है। एनीमा एनीमा दिया? नहीं एनीमा, ये सैलिड ज़्यादा पसंद करती है और फ्रूट्स तो सारे ही खाती है। हाँ जी, खाने में वैसे रोटी ले रही है ये, ठीक है, और बट कम खाती है। जैसे हमने कभी भी इसके साथ ना धक्का नहीं किया कि भाई रात को खाना खाना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है तेरे लिए खाना, तो ये अपने आप ही फ्रूट्स खाती है, सैलिड खाती है, अपने आप कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तो हम इसको मतलब शाम को अगर इसको भूख नहीं है रात को, तो हम ऐसे ही सुला देते हैं इसको, धक्का नहीं करते कि भी खा खा, जैसे माएँ धक्का करती रहती है ना कि खाना ही पड़ेगा रात को, उस टाइप से। सही कह रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, थैंक यू बोल दो। Thank you.